1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसे क्यों बनाया गया, इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आपको जानना है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के बारे में, इस एक्ट के बारे में जानना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यह एक्ट क्यों बनाया गया। इसको जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना आवश्यक है कि एक्ट को 2 फेज़ों में लाया गया। जो पहला फेज़ है वह है कंपनी का शासन, दूसरा फेज़ आता है ताज का शासन। तो हमारे जितने सारे एक्ट हैं, यानी जितने भी एक्ट हैं 1773 से लेकर 1947 तक, वो सारे एक्ट इन 2 फेज़ों में डिवाइड है। जो पहला फेज़ है कंपनी का शासन, उसमें 1773 से लेके 1858 तक के एक्ट्स आते हैं। और जो दूसरा फेज़ है हमारा 1858 से 1947 तक, उसमें वो सारे एक्ट कवर हो जाते हैं। दूसरा फेज़ अपना ताज का शासन है, यानी कि हमारे देश पर अंग्रेजों में कंपनी का शासन जो रहा था वो 1858 तक रहा था, यानी 1773 शासन 1773 से पहले से ही है उसका, लेकिन एक्ट जो 1773 से आया था तो उससे 1858 तक उसका कंपनी का शासन माना जाता है। और 1858 के बाद जो कंपनी का शासन वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद शासन ताज के हाथ में आ जाता है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो क्राउन होता है वहाँ का, ताज यानी कि राजा, उनके हाथ में वहाँ का शासन आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। इस अधिनियम का महत्व बहुत अधिक था, क्योंकि यह एक संवैधानिक महत्व के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्व था इसका। यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने इससे पहले कोई एक्ट नहीं दिया था, यानी कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। नाम से पता हो रहा रेगुलेट, यानी कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने वाला अधिनियम। तो सारे एक्ट कंपनी के कार्य को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, तो उसी दिशा में यह पहला कदम था कंपनी के काम को कम करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है, एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। यानी कि जो केंद्रीय प्रशासन, यानी इससे पहले तो कंपनी ने जो बक्सर का युद्ध लड़ा था, प्लासी का युद्ध लड़ा था, वहाँ पर क्या हुआ था कि उसने जीत लिया था कुछ राज्यों की, उसको दीवानी मिल गई थी। लेकिन जो केंद्रीय सत्ता, यानी कि जो कंपनी होती है, उसके शासन के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है इस एक्ट के जरिए। पहले उसको मान्यता नहीं थी, पहले वो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन जो उसको शासन के लिए मान्यता मिलती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए मिलती है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने वाला एक्ट कौन सा था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम की विशेषता हैं जो 4-5 हैं, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। 5 इसकी विशेषताएँ बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के जो गवर्नर था, यानी कि जो बंगाल का पहले गवर्नर था, वो पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। तो वो ओनली गवर्नर था, उसको क्या कर दिया, उसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया उसको, बंगाल का गवर्नर जनरल। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। दूसरा इसका महत्वपूर्ण विशेषता है इस एक्ट का, यानी उसका प्रावधान मान लीजिए आप, इसके द्वारा मद्रास, बम्बई और बंगाल तीनों के जो गवर्नर थे, ठीक है, वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। यानी कि मद्रास, बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इससे पहले सभी प्रेसिडेंसियाँ के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, यानी कि जो मुंबई थी और मद्रास था और बंगाल थी, तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी पहले। तो उनमें क्या था कि उन तीनों के गवर्नर आपस में एक दूसरे से अलग थे, यानी कि वो अपने क्षेत्र का शासन अलग अलग संभाल रहे थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद से बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम तो हो गया था गवर्नर जनरल, तो उसके अधीन हो गए थे ये दोनों, यानी कि मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करने लगी थी। और तीसरी इसकी विशेषता है, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसकी चौथी विशेषता है
इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब समझ रहे हो आप, जो पहले कंपनी के जो अफसर थे वो क्या थे कि रिश्वत लेते थे, भारतीय लोगों से उपहार लेते थे, ज़बरदस्ती लेते थे, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसकी आखिरी और पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी यानी कि उसके डायरेक्टर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गए थे, यानी एक तरह से उसकी बात मानने के लिए बाध्य थे। उसको रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया था गवर्निंग बॉडी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी कि प्रति वर्ष उसको एक रिपोर्ट देना था जिसमें राजस्व, सैन्य और नागरिक मामलों के संबंध जितने भी मामले थे वो उनको देना था। किसको देना था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देनी पड़ती थी। बस यही है। रेगुलेटिंग एक्ट यहीं समाप्त हुआ और वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए एक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।